हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएम ऑनलाइन एकेडमी। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 9 डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 9.2। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। टॉपिक है रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस क्या है हमारे पास? It is a statistical method used to model the relationship between a dependent variable and one or more independent variable. Dependent variable और independent variable के दरमियान जो relationship है उसको हम कहते हैं regression analysis। आप सोचेंगे ये dependent और independent variables क्या हैं? यहाँ देखें, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y is equal to f of x, इसको हम y is equal to f of x की सूरत में लिखते हैं किसी भी फंक्शन को। यहाँ पे y को हम डिपेंडेंट वेरिएबल कॉल करते हैं और इस x को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉल करते हैं। क्यों करते हैं हम ऐसा? हमारे पास कोई फंक्शन किस फॉर्म में आता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है फॉर एग्जांपल। तो अगर हम x की वैल्यू ले लेते हैं 1, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 स्क्वायर प्लस 1, y की वैल्यू हो जाएगी 2। अगर हम x को 2 रख लेते हैं तो y में जाके अगर हम 2 पुट करते हैं, 2 स्क्वायर प्लस 1, 4 प्लस 1 ये हो जाएगा 5। आप देख रहे हैं जैसे जैसे हमारी x की वैल्यू चेंज होती जा रही है, y की वैल्यू भी बदलती जा रही है। इट मीन्स दैट कि x की वैल्यू पे y की वैल्यू डिपेंड कर रही है। y की वैल्यू डिपेंडेंट है, x की वैल्यू इंडिपेंडेंट है, इसलिए हम x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉल करते हैं और y को डिपेंडेंट वेरिएबल कॉल करते हैं। तो इन दोनों का जो रिलेशनशिप है उसको हम रिग्रेशन एनालिसिस कहते हैं। और अगला जो टॉपिक है वो हमारे पास है पॉलिनोमियल रिग्रेशन। पॉलिनोमियल रिग्रेशन क्या है? इट इज टाइप ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस, ऐसा रिग्रेशन एनालिसिस वेयर द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल एज एन nth डिग्री पॉलिनोमियल। nth डिग्री पॉलिनोमियल से क्या मुराद है? अब हमारे पास डिग्री बढ़ गई है, यानी अगर डिग्री 3 का हम पॉलिनोमियल लेते हैं तो वो किस टाइप का होगा, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, कुछ इस टाइप का, जिसकी डिग्री 3 होगी। और अगर हमारे पास nth डिग्री, यानी हम इसके डिग्री कुछ भी ले सकते हैं, डिग्री क्या होगी, इसकी सबसे बड़ी वैल्यू, एक्सिस जितने भी होंगे उनमें सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी, एक्स की जो सबसे बड़ी पावर होगी उसको हम डिग्री कॉल करेंगे। तो ये था पॉलिनोमियल रिग्रेशन। यहाँ पे आगे जाके आपके पास एक चीज देखने को आएगी, लाइक एच ऑफ एक्स आपके पास फंक्शन होगा जिसको आप कॉल करेंगे, ये बी ऑफ एक्स ओवर ए ऑफ एक्स की फॉर्म में आपके पास फंक्शंस आएंगे। ठीक है, ये एच ऑफ एक्स जो है वो इन दोनों की रेशो से मिलके बनता है, वेयर बी ऑफ एक्स को आप कॉल करते हैं न्यूमिनेटर, इधर आइए, न्यूमिनेटर, और ए ऑफ एक्स को आप कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है? ओवर की फॉर्म में, बटे की फॉर्म में, डिवीजन की फॉर्म में जब भी कोई फंक्शन आता है, ऊपर वाले को आप न्यूमिनेटर कॉल करते हैं, नीचे वाले को आप डिनोमिनेटर कॉल करते हैं। आगे जब आप जाएंगे आपको इनके रूट्स निकालने पड़ेंगे, इनके रूट्स को जीरोस भी कहते हैं, यानी आपको जीरोस निकालने होंगे। तो जीरोस जो आप निकालेंगे नॉर्मली वो हमारे बी ऑफ एक्स से निकलते हैं, जो न्यूमिनेटर होता है ऊपर वाला फंक्शन, उसको इज इक्वल टू 0 रख के हम निकालते हैं अपने जीरोस या रूट्स जैसे निकालते हैं। अदरवाइज अगर उसने हमें स्पेशल बोला हो कि डिनोमिनेटर आपने लेना है, देन हम ए ऑफ एक्स लेंगे, नॉर्मली हम बी ऑफ एक्स ही लेंगे अपने जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए। उसके बाद एक चीज और है, आपको देखना होगा आगे जाके कि जो सिस्टम जो भी वो बयान करेगा वो सिस्टम आपके पास स्टेबल है या नहीं। तो सिस्टम की स्टेबिलिटी आप किस तरह से चेक करेंगे? वो जो जी आप जो रूट्स निकालेंगे, जैसे यहाँ अगर एक्स है तो एक्स जो रूट्स आपके पास आएंगे, अगर उनका मॉड लेने से वो लेस देन 1 आते हैं तो आप कहेंगे इनको, ये जो एक्स आप निकलेंगे इनको आप पोल्स का नाम देंगे। ये एक्स भी हो सकते हैं, जी की फॉर्म में भी आपके पास वैल्यूज आ सकती हैं। अगर इन वैल्यूज का मॉड आप लेते हैं, मॉड से मुराद ये है अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में चेंज कर देगा मॉड, और अगर वो लेस देन 1 आता है तो हमारा सिस्टम स्टेबल है, और अगर वो लेस देन 1 नहीं आता, ग्रेटर देन 1 आता है, इक्वल्स टू 1 आता है, तो फिर वो अनस्टेबल होगा। ये चीज़ हम आगे जाके डिफाइन करेंगे। अब हम चलते हैं अपनी आज की एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, मैं सिर्फ आपके सामने बोल रही हूँ, इंपॉर्टेंट चीजें लिख रही हूँ। कंसीडर अ डेटा सेट एट मंथली सेल्स फिगर, अ पोलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल
मॉडल आपको रिग्रेशन मॉडल क्या गिवन है, एक्स क्यूब पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस x-3 is fitted to this data if we observe sales in फिफ्थ मंथ में आपने सेल्स चेक करनी है, वो हैं और 240 यूनिट्स। उसने आपको बता दिया है 5 मंथ की जो सेल है वो 240 यूनिट है। आपने निकालना है परसेंटेज एरर, ठीक है, परसेंटेज एरर आप निकालना है। और सबसे पहले तो आपको परसेंटेज एरर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। परसेंटेज एरर का फॉर्मूला आपके पास क्या होगा वो मैं आपके सामने मेंशन कर देती हूँ। दैट इज इक्वल्स टू एरर, पहले आपको एब्सोल्यूट एरर निकालना है, उसको डिवाइड करना है ऑब्जर्व डाटा से। जो भी ऑब्जर्व सेल्स होंगी या जो भी ऑब्जर्व डाटा होगा दैट विल बी मल्टीप्लाई बाय 100। जो इस पूरे का आंसर आएगा उसको आप 100 से डिवाइड करेंगे और ये आपका फॉर्मूला होगा परसेंटेज एरर का। सबसे पहले हम अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो आपके पास जो पोलिनोमियल रिग्रेशन, जो पोलिनोमियल उसने गिवन किया है पी ऑफ एक्स, वो क्या है एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस x-3, और फिफ्थ मंथ के लिए आपने अपना पोलिनोमियल निकालना है। तो x इज इक्वल टू आप इसके अंदर 5 पुट करेंगे तो p ऑफ 5 क्या आ जाएगा आपके पास, दैट इज इक्वल्स टू 5 क्यूब प्लस 2 इंटू x² यानी 5 का स्क्वायर प्लस 5-3, और यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा 5 5 जार 25, 25 5 जार 125 प्लस 2 इंटू 25 प्लस 5-3, और इसको कैलकुलेटर पे आप सॉल्व करें तो ये आ गया 177, ठीक है। और ये ऊपर आपने याद रखना है ये 240 यूनिट्स आपने दिए हुए हैं, ये आपने निकाला है परसेंटेज एरर के लिए पी ऑफ एक्स आपने निकाला है, ठीक है। तो आपके पास जो एरर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर। मैंने ऊपर परसेंटेज एरर में इसको यूज़ किया है ना एब्सोल्यूट एरर को। एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला आपके पास ऑब्जर्व डाटा जो भी आएगा, ऑब्जर्व डाटा माइनस प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्टेड डाटा वो होगा जो आप ये पी ऑफ एक्स में वैल्यू निकाल के जो निकालते हैं दैट इज योर प्रिडिक्टेड डाटा, ठीक है। ऑब्जर्व डाटा उसने हमें गिवन किया हुआ था दैट इज 240 यूनिट्स, ठीक है, ये ऊपर गिवन था ना 5 मंथ का ऑब्जर्व डाटा 240 यूनिट्स माइनस इसको आपने माइनस कर लेना है जो पी ऑफ 5 जो प्रिडिक्टेड डाटा आपका होगा 177। तो ये आपके पास एरर आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 63। अगर ये नेगेटिव होगा आप इसको पॉजिटिव कर लेंगे, आपने यहाँ पे इसका मॉड लेना होता है दैट इज इक्वल टू 63। और परसेंटेज एरर के लिए फिर हमने क्या फॉर्मूला यूज़ किया, मैं इसको अब BE लिख रही हूँ। परसेंटेज एरर जो एब्सोल्यूट एरर आएगा दैट इज इक्वल टू ऑब्जर्व डाटा, ऑब्जर्व डाटा से आप इसको डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, ये फॉर्मूला था आपका। तो एरर जो आपके पास आया है वो ये देखें 63 है, आपने यहाँ पे 63 लिख लिया डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व डाटा जो ऊपर गिवन है वो 240 है मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे आप कैलकुलेटर का यूज़ करें, इन दोनों को डिवाइड करें 100 से। पहले इन दोनों को आप बेशक मल्टीप्लाई करके 240 पे फिर डिवाइड कर लें या पहले डिवाइड कर लें फिर 100 से मल्टीप्लाई कर लें और आप पास परसेंटेज आ जाएगी 26.25%, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है, आपने इस पे परसेंटेज एरर ही निकालना था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास उसमें आपने क्या निकालना है, एक दफ़ा हम पूरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं हम उन्हीं को लिखेंगे। A retailer company has developed a polynomial regression model to predict weekly product demand। यहाँ पर जो हमें उसने मॉडल दिया है रिग्रेशन मॉडल वो है D(W) इज इक्वल टू W³ माइनस 2W² प्लस 5W-4। बुक आप सामने रख लिया करें। वेयर D(W) रिप्रेजेंट प्रिडिक्टेड डिमांड, ठीक है, एंड W इज द वीक नंबर, ये वीक नंबर है उस हफ्ते का जो नंबर होगा, और जो D है वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिडिक्टेड डिमांड, डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहता है यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू प्रिडिक्ट डिमांड फॉर थर्ड वीक।
देखिए थर्ड वीक के लिए आपने निकालना है, आपको पीछे से आइडिया हो गया होगा। ये थर्ड वीक से मुराद ये है कि बाद में एक्स की वैल्यू हम 3 पुट करते हैं या अब डब्ल्यू की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे। डब्ल्यू वीक को प्रेजेंट कर रहा है ना, तो थर्ड वीक है, डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 निकाल के हम वैल्यू निकालेंगे। और ऑब्जर्व डिमांड वो दे रहा है, इफ द ऑब्जर्व डिमांड इज 22 यूनिट्स, ऑब्जर्व डिमांड इज 22 यूनिट्स। और वीक 3 से हमने निकालना है अपनी जो हमारे पास प्रेडिक्टेड डिमांड होगी, और कैलकुलेट हमने करना है इसका प्रेडिक्शन एरर। ठीक है, प्रेडिक्शन एरर हमने निकालना है। अब हमने परसेंटेज नहीं निकालनी, सिर्फ एरर निकालना है, आपको याद रहे। जैसे हमने पीछे एरर निकाला है ऑब्जर्व्ड माइनस प्रेडिक्टेड करके, वैसे ही हमने इसको सिर्फ एरर निकालना है, परसेंटेज नहीं निकालनी। ठीक है, तो अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जो रिग्रेशन पोलिनोमियल है डी एफ डब्ल्यू, उसको एक दफ़ा आप लिख लें, डब्ल्यू क्यूब माइनस 2w स्क्वायर प्लस 5w माइनस 4। पुट W इज इक्वल टू 3, क्योंकि हमने वीक 3 के लिए इसको देखना था, थर्ड वीक के लिए। तो यहाँ पे W की जगह पे हम 3 पुट कर देंगे। डी एफ 3 इज इक्वल टू 3 क्यूब माइनस 2 3 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3, सॉरी मैं बार बार W लिख रही हूँ, माइनस 4। 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, माइनस 2 इंटू 3 3 ज़ार 9 प्लस 5 3 ज़ार 15 माइनस 4। तो 27 माइनस 18 प्लस 15 माइनस 4, आप कैलकुलेटर यूज़ करें, इस पूरे की वैल्यू निकालें। अगर प्लस प्लस वालों को आप कर लें 7 5 2 1 2 1 3 और 4 42, और इन दोनों को फिर आप ऐड करेंगे और ज़ाहिर अलामत आपके पास माइनस की आएगी, और 42 माइनस 22 आपके पास क्या आ जाता है 20। तो डी ऑफ 3 की वैल्यू क्या आ गई है 20। अब ये है प्रिडिक्टेड वैल्यू, और ऊपर था ऑब्जर्व डाटा। ऑब्जर्व डाटा के लिए उसने आपको बता दिया था कि वो हमारे पास 22 यूनिट्स हैं। ठीक है, तो एरर फिर क्या होगा, एरर प्रेडिक्शन एरर आप इसको मेंशन करेंगे। प्रेडिक्शन एरर उसने मांगा है, आप लिखेंगे प्रेडिक्शन एरर इज इक्वल टू, मॉड में आएगा ये, ऑब्जर्व्ड डाटा माइनस प्रेडिक्टेड डाटा। ठीक है, इसका मॉड है। और ऑब्जर्व्ड जो आपने ऑलरेडी ऑब्जर्व किया हुआ था वो 22 था, माइनस जो प्रेडिक्टेड आपका सा है वो 20 है। इन दोनों का आप माइनस करें, मॉड लें, तो वो 2 यूनिट्स आता है। ठीक है, तो 2 यूनिट्स आपके पास इसका फाइनल आंसर है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 को हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। दैट इज अ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम हैज़ अ ट्रांसफर फंक्शन विद ए न्यूमिनेटर। अब मैं आपको बता दूं ट्रांसफर फंक्शन आपके पास हमेशा किस फॉर्म में होता है। यहाँ पे इसने जी की फॉर्म में दिया हुआ कि मैं आपको बता दूं एच एफ जी इज इक्वल टू आपके पास होगा बी एफ जी ओवर ए एफ जी। ठीक है, कोई भी ट्रांसफर फंक्शन इस फॉर्म में आप शो कर सकते हैं। ऊपर उसने लिखा क्या है, न्यूमिनेटर है हमारे पास बी एफ जी इज इक्वल टू, फंक्शन दिया हुआ उसने जी स्क्वायर माइनस जी माइनस 2। यूज द फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम आपने इसके अंदर यूज करना है, और आपने निकालने हैं इसके जीरोस। ठीक है, आपने इसके जीरोस को फाइंड आउट करना है, दूसरे लफ्जों में आपने जी की वैल्यू निकालनी है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल आपने यही करना है। तो बी एफ जी हमारे पास क्या है, जी स्क्वायर माइनस जी माइनस 2। अब आपको अगर फैक्टर थ्योरम याद है तो उसमें क्या होता है, उसमें इस तरह कोई भी अगर जब वो आपको पोलिनोमियल देता है, तो ये जो बी एफ जी है या एफ ऑफ एक्स है, दैट शुड बी इक्वल्स टू 0 अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम। अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम आपके पास ये किसके इक्वल आते हैं, 0 के इक्वल। तो आप क्या करेंगे, आप इसकी जगह पे 0 को पुट कर लेंगे ऊपर। 0 इज इक्वल टू जी स्क्वायर माइनस जी माइनस 2। इस इक्वेशन को आपने सॉल्व कर लेना है। तो आपको यहाँ पे इन दोनों को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज आप कैसे करते हैं, आप यहाँ पे लिख लें जी स्क्वायर माइनस जी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ माइनस 2 जी स्क्वायर आपके पास आना चाहिए मल्टीप्लाई करके। तो अगर आप माइनस 2 जी प्लस जी लिखते हैं, प्लस माइनस करने से माइनस जी आ रहा है, मल्टीप्लाई करने से माइनस 2 जी स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ से आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। पहले दोनों में से हमारे पास कॉमन आ रहा है जी, तो ये जी माइनस 2 प्लस 1 कॉमन, जी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। पूरे में से जी माइनस 2 कॉमन आ रहा है, जी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और z माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, z प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। z की एक वैल्यू आ गई है 2, दूसरी z की जो वैल्यू है वो आपके पास आ गई है -1। आपने इनके जीरोज निकालने थे, जीरोज आपने फाइंड आउट कर लिए हैं फैक्टर थ्योरम को यूज करके। तो यही आपका आंसर है। आप यहाँ पे कह दें दीज आर जीरोज ऑफ बी ऑफ z। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपके सामने बोल रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ सिग्नल प्रोसेस सिस्टम हैज़ अ ट्रांसफर फंक्शन उसने एच ऑफ जी आपको दिया हुआ है, जी स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2, ये 2 है, ओवर जी स्क्वायर माइनस 0.2z प्लस 0.9। फाइंड आपने क्या करना है, फाइंड द जीरोस ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन। अगेन आपने इसके जीरोस निकालने हैं, यानी आपने जी की वैल्यू निकालनी है बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। आपने यूज अगेन फैक्टर थ्योरम को करना है। फैक्टर थ्योरम की कंडीशन आपको पता है, और यहाँ पे जो आपने जीरोस के लिए आपको पता है, आपने हमेशा न्यूमिनेटर को उठाना होता है, यानी बी ऑफ जी को। ठीक है, तो सोल्यूशन हम अपना स्टार्ट करते हैं। उठाना हमने फंक्शन क्या है, बी ऑफ जी। आपने कहना है गिवन रिग्रेशन regression polynomial या polynomial regression is that is b of z is equal to z square plus 3z plus 2। अब according to factor theorem आप साथ मेंशन करें, according to factor theorem आप यहाँ पे पूरा लिखिएगा, b of z should be equals to 0। तो आप यहाँ इसकी जगह पे 0 पुट कर देंगे, आपके पास आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे आपका ओनली जो काम है वो क्या है, इसके रूट्स को निकालना, यानी इसको आपने फैक्टराइज कर लेना है और जी की वैल्यू को निकाल लेना है। तो किस तरह से आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, प्लस 2z स्क्वायर आना चाहिए, हम कह लेते हैं प्लस 2z प्लस जी। ऐड करने से 3z आ रहा है, मल्टीप्लाई करने से 2z स्क्वायर आ रहा है, प्लस 2 इज इक्वल 0। पहले दोनों में से z कॉमन है, z प्लस 2, अगले दोनों में से जस्ट 1 कॉमन है, z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। z प्लस 2 दोनों में से अगर आप कॉमन निकालते हैं, आपके पास z प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आता है, z प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, z प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी -2, यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी -1। आप कह देंगे z इज इक्वल टू -2 एंड -1 आर जीरोज ऑफ एच ऑफ जी। आपने एच ऑफ जी के जीरोस निकालने थे, बी ऑफ जी के भी जीरोस यही हैं, और आपने एक्चुअली बी ऑफ जी को लेके ही जीरोस निकालने थे। तो अल्टीमेटली एच ऑफ जी जो ट्रांसफर फंक्शन है उसके जीरोस भी यही हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट मैं आपके सामने बोल रही हूँ, दैट इज अ सिग्नल प्रोसेस सिस्टम हैज़ अ ट्रांसफर फंक्शन। अगेन ट्रांसफर फंक्शन आपको गिवन है, दैट इज एच ऑफ जी इज इक्वल टू जी स्क्वायर माइनस 0.5z माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय जी क्यूब प्लस 1। अगेन ये ट्रांसफर फंक्शन है। फाइंड द जीरोस ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। एग्जैक्टली 100% आपने उन्हीं लाइंस पे करना है, वेयर एच ऑफ जी इज इक्वल टू बी ऑफ जी ओवर ए ऑफ जी। आप हमेशा जीरोस के लिए न्यूमिनेटर को लेते हैं, तो हम बी ऑफ जी को लेंगे, एंड आवर बी ऑफ जी इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख लें कि यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन जो है वो स्टार्ट है। बी ऑफ जी हम कॉल कर लेते हैं जी स्क्वायर माइनस 0.5 जी माइनस 0.5। अब आप चाहें, पहले तो हमने इस पे फैक्टर थ्योरम अप्लाई करना है। अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम हमारे पास जो है वो बी ऑफ जी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। आप इसकी जगह 0 पुट कर दें, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी जी स्क्वायर माइनस 0.5 जी माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0। अब मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पे चाहें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, फैक्टराइज इसको कर सकते हैं। अगर आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, देन आप a इज इक्वल टू 1 लेंगे, d इज इक्वल टू माइनस 0.5 लेंगे, c इज इक्वल टू माइनस 0.5 लेंगे, और इस पे z इज इक्वल टू फार्मूला लगा लेंगे माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। हम इसको फैक्टराइज ही करते हैं। फैक्टराइज के लिए हमें इसके अंदर पॉइंट नहीं चाहिए, पॉइंट हम खत्म कर लेते हैं, 5/10 आ जाएगा, क्योंकि इशारे की जगह हम 1 लगाएंगे, आगे जितने डिजिट है उतने हमने 0 लगाने होते हैं। अगेन यहाँ पे भी हम ये 5/10 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। 10 को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये बन जाएगा 10z स्क्वायर माइनस ये फिर 10 से कट जाएगा 5z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 5 को आप कॉमन ले रहे हैं, आपके पास 2z स्क्वायर माइनस z माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। 5 को इधर जाकर डिवाइड कर दे 0 कर दें, 2z स्क्वायर माइनस z माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो किस तरह से हम इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, -2z प्लस z, यानी -2z कराना चाहिए ना मल्टीप्लाई करके,
तो यहाँ पर हमारी इस तरह से फैक्टराइजेशन हो जाएगी। पहले दोनों में से 2z कॉमन आ रहा है, ये आ जाएगा z माइनस 1। अगले दोनों में से 1 कॉमन लेंगे तो z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। z माइनस 1 अगर आप कॉमन लेते हैं तो पीछे आपका जो फैक्टर बचता है वो 2z प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बचता है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, z माइनस 1 इज इक्वल टू 0 कर लेंगे, 2z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। z की वैल्यू आ जाएगी 1 और यहाँ से 2z इज इक्वल टू, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा और z की वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो आपके पास जो दो रूट्स आएंगे वो आ जाएंगे 1 एंड -0.5। 1/2 0.5 होता है ना। एंड दीज आर जीरोज ऑफ ट्रांसफर फंक्शन h ऑफ z। ठीक है, h ऑफ z। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो डन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, यहाँ मेंशन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बुक से देखें, अ सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम हैज़ अ ट्रांसफर फंक्शन विद अ डिनोमिनेटर। अब उसने जो ट्रांसफर फंक्शन h ऑफ z आपके पास b ऑफ z ओवर a ऑफ z के इक्वल होता है, वहाँ से आपने लेना है डिनोमिनेटर। ठीक है, ये आपको याद रहे कि अब डिनोमिनेटर उसने लिख दिया है तो हम डिनोमिनेटर ही लेंगे। दैट इज इक्वल टू a ऑफ z z स्क्वायर माइनस 0.3 z माइनस 0.4। ये आपको एफ जी गिवन है। यूज द फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द पोल्स ऑफ द सिस्टम। पोल्स हमने निकालने हैं, मैंने आपको बताया वो जीरोज ही होते हैं। और आपने क्या करना है, एंड डिटरमाइन इफ द सिस्टम इज स्टेबल। आपने बताना है सिस्टम स्टेबल है या नहीं। मैंने स्टार्ट पे आपको बताया कि हम किस तरह निकालते हैं, यानी जो z की वैल्यूज आएंगी उनका आपने मॉड लेना है और अगर वो लेस देन 1 हो सिस्टम स्टेबल है, अगर वो लेस देन 1 ना हो तो सिस्टम हमारे पास स्टेबल नहीं है। तो अब हम इस अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। डिनोमिनेटर ऑफ द फंक्शन क्या है, आप यहाँ पे लिख लें, डिनोमिनेटर ऑफ द फंक्शन इज, सॉरी एफ ऑफ एक्स ना लिखें, फंक्शन लिखें इसके, क्योंकि z की फॉर्म में है। दैट इज a ऑफ z इज इक्वल टू z स्क्वायर माइनस 0.3 z माइनस 0.4। अगेन आपकी मर्जी है, आप चाहें तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -0.3, c की वैल्यू -0.4 लेके z के रूट्स को निकाल सकते हैं। हम इसको अगेन फैक्टराइज ही करेंगे। तो पहले सबसे तो उसने बोला हुआ है कि आपने फैक्टर थ्योरम यूज करना है। आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम आपके पास a ऑफ z को 0 आना चाहिए, इसको 0 रख दें और इक्वेशन लिखते हैं z स्क्वायर माइनस 0.3 z माइनस 0.4 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके पॉइंट को शरीर को ख़त्म कर लेते हैं, ये आ जाएगा 3/10 और ये हमारे पास बन जाएगा, यहाँ पे साथ z है, -4/10 इज इक्वल टू 0। 10 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, 10z स्क्वायर और यहाँ से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3z माइनस यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको सॉल्व करना है। 10 4 40 है, 40z स्क्वायर हमें चाहिए जो प्लस माइनस करके 3z आए। तो डेफिनेटली 8 5 40 होता है और 8 और 5 को माइनस करें तो 3 है। तो इसको इस तरह से हम फैक्टराइज कर लेंगे कि -8z पहले लिखेंगे प्लस 5z बाद में लिखेंगे, क्योंकि इसको प्लस माइनस करने से बड़े की वैल्यू हमने लिखनी होती है। -4 इज इक्वल टू 0। पहले दोनों में से हमारे पास कॉमन आ रहा है 2z, हमने 2z को कॉमन अगर निकालेंगे अंदर आएगा 5z माइनस 4, राइट। अगर दोनों में से 1 को कॉमन ले लें आ जाएगा 5z माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास जो है वो पूरे में से कॉमन आ रहा है 5z माइनस 4, पीछे बचेगा 2z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 5z माइनस 4 इज इक्वल टू 0 लिख लें, 2z प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिख लें, 5z इज इक्वल टू 4 और z की वैल्यू आ गई 4/5। यहाँ से 2z इज इक्वल टू -1 है, z की वैल्यू आ गई -1/2। अब आती है बारी पोल निकालने की। तो z इज इक्वल टू 4/5 है, आप कैलकुलेटर यूज़ करके 4 डिवाइडेड बाई 5 करें, आपके पास आंसर आएगा 0.8। दूसरी z की वैल्यू -1/2 है तो वो आएगी -0.5। आपने मॉड निकालना है, z की वैल्यू 0.8 का चाहे आप मॉड निकालें, 0.8 मॉड लेस देन 1 है। दूसरी वैल्यू z का मॉड जब आप -0.5 का निकालेंगे, पॉजिटिव आपने वैल्यू लेनी है, 0.5 अगेन लेस देन 1 है। इट मीन्स दैट आवर सिस्टम इज स्टेबल, यानी हमने अभी इसकी सिस्टम की स्टेबिलिटी को चेक कर लिया है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे
मेंशन कर लेते हैं। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन बोलती हूँ, आप अपनी बुक से देखिए। द डिनोमिनेटर ऑफ द सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन इक्वल्स टू, अगेन उसने डिनोमिनेटर कह दिया है, तो जो एच ऑफ जी ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास बी ऑफ जी ओवर ए ऑफ जी की फॉर्म में आना है, उसका हमने लेना है डिनोमिनेटर। ठीक है, तो आप यहाँ पे डिनोमिनेटर लिख लें। ए ऑफ जी इज इक्वल टू आपके पास क्या है, जी स्क्वायर प्लस 1.2 जी प्लस 0.35। ठीक है, ये आपका फंक्शन गिवन है। आपने क्या करना है आगे, यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग पोल्स। आपने इसमें पोल्स निकालने हैं यानी जीरोस निकालने हैं और फिर सिस्टम की स्टेबिलिटी को चेक करना है। जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया है एग्जैक्टली वही हमने क्वेश्चन नंबर 7 में करना है। अब हमने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो डिनोमिनेटर फंक्शन का गिवन था ए ऑफ जी, दैट इज जी स्क्वायर प्लस 1.2 जी प्लस 0.35। आपने कहना है यूज फैक्टर थ्योरम दैट इज इक्वल टू, इसका मतलब यह है कि ए ऑफ जी को हमें जीरो रखना है। ए ऑफ जी की जगह हम जीरो रख देते हैं, इक्वेशन आ जाएगी जी स्क्वायर प्लस 1.2 जी प्लस 0.35 इज इक्वल टू जीरो। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है, इसको आप चाहें तो डेफिनेटली क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व कर सकते हैं। हमें इसके पॉइंट्स को खत्म करना है फैक्टराइज करने के लिए। जी स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 12/10 जी, यानी शादी की जगह आपने 1 लगाया, आगे जितने टर्म्स है 0, ये आ जाएगा 35/100। आई होप आपको समझ है शादी को खत्म कैसे करना है। इज इक्वल टू 0। अब इनमें सबसे बड़ा 100 है, तो 100 से आपने पूरी क्वीन को मल्टीप्लाई कर देना, ये आ जाएगा 100 जी स्क्वायर। अब जब यहाँ मल्टीप्लीकेशन 100 आएगा, 10 10 जार 100 है, तो यह 10 इंटू 12 बच जाएगा जी, और ये रह जाएगा 35 इज इक्वल टू 0। 100 जी स्क्वायर प्लस इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 12 10 आर आपके पास डेफिनेटली 120 जी प्लस 35 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पे ऐसा करें कि पूरी इक्वेशन को 5 से अगर यहाँ से हम 5 को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 100 को 5 से डिवाइड करें तो ये बनता है 20 जी स्क्वायर। इस पूरे को अगर आप 5 पे डिवाइड करें तो आपके पास क्या आता है, 5 2s are 10 20 5 4s are 20, ये 24 जी हमारे पास आ गया, प्लस 5 7s are 35 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमने ज़रा छोटी कर ली है ताकि हम इसको आसानी से फैक्टराइज कर लें। हमारे पास इक्वेशन बच गई है 20 जी स्क्वायर प्लस 24 जी प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को आप अगर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है 7 2s are 14 है 140। अब आपने ऐसी टर्म निकालनी है जिसको प्लस माइनस करने से 24 आए और मल्टीप्लाई करने से 140 आए, तो आसान सा 24 का हमें पेयर मिल रहा है। 24 अगर आप 14 प्लस 10 करें तो आपके पास 24 आता है, और मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा है। तो इसी पेयर को यूज़ करके हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे। 20 जी स्क्वायर प्लस 10 जी प्लस 14 जी प्लस 7 इज इक्वल टू 0। पहले दोनों में से हमारे पास कॉमन आ रहा है 10 जी, अंदर आ जाएगा 2 जी प्लस 1। यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, 2 7 जार हमारे पास 14 है, सॉरी 7 कॉमन आ रहा है। 7 अगर कॉमन लेते हैं, 7 2 जार 14 है, 2 जी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2 जी प्लस 1 दोनों में से कॉमन आ रहा है, पीछे बचा 10 जी प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपने हर एक पेयर को इज इक्वल टू 0 रख लेना है। 2 जी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 10 जी प्लस 7 इज इक्वल टू 0। जी की वैल्यू 2 जी इज इक्वल टू, ये -1 है तो जी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी -1/2। यहाँ से 10 जी इज इक्वल टू -7 है तो जी की वैल्यू आ जाएगी -7/10। आपने अब चेक कर लेना है, पोल्स आपके पास आ गए हैं, आपने देख लेना सिस्टम स्टेबल है या नहीं। तो जी का हमने मॉड ले लेना है, -0.5 का मॉडल आपने लेना, 1/2 0.5 होता है, ठीक है। तो आपके पास दैट विल बी लेस देन 1, ऑब्वियसली अगर पॉजिटिव 0.5 है तो 1 से छोटा है। दूसरा आपने जी मॉड ले लेना है, मॉड ऑफ -1 -7/10 एंड दैट विल बी मॉड ऑफ -0.7, और इसका जो मॉड है यानी पॉजिटिव वैल्यू है वो भी लेस देन 1 है। इट मीन्स दैट ट्रांसफर फंक्शन का जो सिस्टम है वो स्टेबल है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट है, एक्सरसाइज डन है। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।